भीमराव अम्बेडकर को अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए समय समय पर जन्मे हमारे समाज को सुधारने का काम करने वाले तमाम समाज सुधारकों के चरणों में मैं अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं। क्योंकि तमाम समाज सुधारकों के नाम बार बार हमारे कई वक्ताओं ने लिया है, उनका नाम दोहराना बार बार मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं उन सभी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए आज इस निधान खेरा नगर पंचायत शिवगढ़ की पावन भूमि पर ये बौद्ध उपासक महासभा की जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गौतम जैन जी पधारे हुए हैं। मैं उनका अपने और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं तथा बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री के.आर. रावत जी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट राधेलाल जी, जो भीमांशु टुडे पत्रिका के चीफ संपादक हैं, जिला अध्यक्ष चंदन सोनकर जी, तहसील अध्यक्ष बसंतलाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष जगजीवन भारती जी, शिक्षक एवं हमारे समाज को समय समय पर अपनी बातों से हमारे लोगों को नई दिशा और निर्देश देने वाले माननीय अमरीश बौद्ध जी, आलोक बौद्ध जी, भारत के सम्राट के चैनल के चीफ ऑडिटर श्री एमपी पेंटर जी, आशा बौद्ध जी, हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे शर्मा जी, मौर्य जी, एवं सबसे ज्यादा मैं श्रद्धा के से उनको सर झुकाता हूं, इस पावन भूमि के रहने वाले सबसे बुजुर्ग हमारे गोविंद दादा जी, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं तथा प्रसिद्ध भीम गीतकार खुशीराम हिट्टी जी, जो यहाँ पर आए और आपको अपने गीतों के रसास्वादन से आप लोगों का मन मोह लिया, तथा हमारे बीच में भीम आर्मी के हमारे एक सदस्य, मैं उनका नाम भूल गया हूं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। माननीय दुर्गा प्रसाद जी, जहां पर भी हम लोगों की संगोष्ठी होती है वो समय निकाल कर के जरूर पहुंचते हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। एवं सबसे ज्यादा साधुवाद के पात्र हैं इस पावन भूमि पर जो ये बेहतरीन कार्यक्रम हमारे राम बहादुर जी, बाबूलाल जी और जितने लोगों ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया है, मैं उन सभी लोगों को अपने और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एवं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जरा एक बार जोरदार तालियों से इन सभी महान भावों का स्वागत करें। साथियों, आज आप लोगों के बीच में ये हमारे तमाम वक्तागणों ने आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियों से आपको अवगत कराया। हमारे समाज के लोगों को बताया कि अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करें, किस प्रकार से शिक्षित ना करें, क्योंकि शिक्षा यदि आप अच्छी शिक्षा नहीं दिलाओगे तो पढ़ करके बच्चे जाएंगे और मिड डे मील का खाना खा करके चले आएंगे, लौट करके बकरी और गैया चराएंगे। उस शिक्षा से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बने हैं। हम लोग भी इसी मिट्टी से पढ़े हैं, इसी टाट पट्टी से हम लोग भी पढ़े हुए हैं, निकले हुए हैं। जब हम लोग टाट पट्टी में पढ़ते रहे तो हमारे पिताजी ये थोड़ी जानते थे, हमारी माताजी ये नहीं जानती थी कि ये आगे जाकर के इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा। मेरे साथियों, आप लोग संकल्प ले लो कि हम अपने बच्चे का, जैसा हमारे अभी गुरुजी चंदन सोनकर जी ने बताया कि उनके ऊपर आपको समय देना होगा। क्योंकि हमारे चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, वो यही अधिकार जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव ने हमारे समाज को दिया है
जो मुख्य हथियार है हमारे समाज के लोगों का, वह हथियार से आप लोगों को वंचित करना चाहती है। मैं एक आपको वाकया बताता हूं कि अभी एक मीटिंग चल रही थी, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, दुनिया भर के, भारत के नहीं, दुनिया भर के तमाम डॉक्टर थे, जिसमें अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, चीन, कोरिया, सभी देशों में डॉक्टर बैठे हुए थे। और सभी लोगों से पूछा गया कि बताइए कि आप लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या कमाल किया। तो एक जापान के डॉक्टर बोले कि मैंने अपने एक पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट किया और 12 घंटे बाद वह व्यक्ति स्वस्थ होकर के काम धंधा ढूंढ रहा था। अमेरिका के डॉक्टर का जब नंबर आया तो उसने बताया कि मैंने एक पेशेंट का दिल बदला था, हार्ट चेन ट्रांसप्लांट किया था और वह व्यक्ति 24 घंटे बाद स्वस्थ होकर के काम धंधा ढूंढ रहा था। ऐसे तमाम देशों के डॉक्टरों का नंबर आया। जब भारतवर्ष के डॉक्टर का नंबर आया तो भारतवर्ष के डॉक्टर से पूछा गया कि बताइए भाई, आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया है जो आपके देश में और आपकी जानकारी के लिए आप जनता को देना चाहते हैं। तो भारतवर्ष के डॉक्टर ने कहा कि मैंने केवल एक व्यक्ति बदला है, मैंने केवल एक व्यक्ति बदला है और पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। ये मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कि किसकी तरफ है। उस व्यक्ति ने इस पूरे देश को, एक लाइन है उसके ऊपर कि रेल बिक गई तेल बिक गया, रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को जानते हैं आप लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और यह सब बिकता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। और आगे की लाइन है, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सो रहा है चौकीदार, कहां सो रहा है चौकीदार। 2019 में जब भारतवर्ष में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय आपने चौकीदार की बड़ी चर्चा सुनी होगी, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही थी। मेरे साथियों, आज हमारे समाज के लोगों को समझना होगा, आपके हक और अधिकार के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, मैं उसका आह्वान करता हूं, क्योंकि हम लोग कहीं भी मीटिंग में जाते हैं तो हमारे बहने और हमारे भाई, हमारे दादा, हमारे बच्चे, सभी बुजुर्ग लोग आते हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जिसको आगे आना चाहिए, वो नगण्य रहती है और गायब रहती है। क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप ने अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद करके दे दिए हैं, मोटरसाइकिल खरीद करके दे दिया है, और 20-25 लाख का मोबाइल खरीद कर दे दिया है। वो उसी में मस्त रहता है। वो ये नहीं जानता कि हमको कैसे मिला है, ये किसकी बदौलत मिला है, किसकी मेहनत का नतीजा है जो आज हम ऐश कर रहे हैं। अरे मेरे साथियों, यदि आप समय रहते हुए चेते नहीं तो जैसा मैंने कहा कि सब कुछ बिक गया है। हमारे गवर्नमेंट विभाग जितने भी हैं सब प्राइवेट किए जा रहे हैं, और यदि गवर्नमेंट विभाग प्राइवेट हो जाएंगे तो जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको आरक्षण की व्यवस्था दी है, 15% एससी के लिए, 7.5% हमारे एसटी के लिए और 27% ओबीसी भाइयों के लिए, तो वह आरक्षण की व्यवस्था धीरे धीरे आपकी समाप्त की जा रही है। आप लोग जब समय रहते चेते नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी एकदम से बेरोजगार हो जाएगी। यही हमारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो,
उसका यही सोचना है कि इन लोगों से शिक्षा की व्यवस्था से इनको अलग कर दिया जाए, शिक्षा से इनको वंचित कर दिया जाए। हमारे कितने लोग हैं, 1% 2% है लोग जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। अन्यथा हमारे सभी किसान हो, चाहे बेरोजगार, चाहे मजदूर हो, सभी लोग हमारे इन प्राइमरी स्कूलों के, जूनियर हाई स्कूलों के ही ऊपर तो आश्रित हैं। हमारे 5% 3% के लोग प्राइमरी स्कूलों में नहीं आते, जो अपने को ब्रह्मांड से मुख से पैदा हुआ बताते हैं। हमारे महासचिव जी ने आपको बताया है। मेरे साथियों, आप लोगों को सोचना होगा और आगे आने होगा, क्योंकि यदि आप लोग आगे नहीं आए तो शिक्षा व्यवस्था जो आपका मेन हथियार है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप कहीं के नहीं रहोगे। हमारे संविधान में आप रोज देखिए, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक न एक आर्टिकल रोज उसमें चेंज किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक न्यूज चैनल पे चल रहा है कि एक चुनाव पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए, एक देश और एक चुनाव। आप लोग जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ पूरे देश में होते हैं। उसके बाद हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर किए जाते हैं। लेकिन इस समय हमारे जो भाजपा की सरकार चल रही है उसका इरादा कुछ और ही है। उसके इरादे नेक नहीं है। वो चाह रही है कि हम एक देश और एक चुनाव करा देंगे और उसके बाद हम 2024 में एक बार फिर रिपीट करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है मेरे साथियों, जिसकी बदौलत हमारे समाज के लोग आज पक्के पक्के मकानों में रह रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहनों से चल रहे हैं। वह सब कुछ आपका छिन जाएगा और आप पैदल हो जाएंगे। और हमारा जो संविधान है ये हवाई नहीं है, ये संविधान हमारा खतरे में है। हमारे समाज के तमाम लोग जगह जगह पर लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये निश्चित मैं भी इस सभा के माध्यम से कहता हूं कि संविधान हमारा खतरे में है। वो दोबारा फिर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, राम राज्य फिर लाएंगे। राम राज्य में हमारे समाज के लोगों को क्या होता था, हमारे गांव के समाज के लोग तालों के किनारे रहा करते थे, उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता था, न शुद्ध हवा मिलती थी। अभी हमारे महासचिव जी ने और उसके पहले हमारे जगजीवन भारती जी ने आपको भगवान